नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा की शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर जम्मू कश्मीर के शपथ ग्रहण समारोह हो, जहां हरियाणा में एनडीए गठबंधन ने अपनी एकता दिखाई, जो भी दल सरकार में मौजूद है, एनडीए गठबंधन में मौजूद है, जो दिल्ली में सरकार चला रहा है, वो हर दल हरियाणा की मुख्यमंत्री शपथ समारोह में मौजूद रहा, मौजूद दिखा। हर नेता की वहाँ मौजूदगी रही, या चिराग पासवान हो या फिर चंद्रबाबू नायडू ही क्यों ना हो, हर लोग वहाँ पर मौजूद रहे। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिली, वो वहाँ मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन का हर नेता लगभग मौजूद रहा, वहाँ अपनी एकता दिखाई। हर दल या दोनों गठबंधन ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, हम एक साथ हैं, हम एक हैं, हम अपनी राजनीति एक साथ लड़ रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा एक साथ हैं। ये जो एकता जो दिखा रहे हैं, ये एकता महाराष्ट्र के लिए है, या फिर ये कहें कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एकता दिखा रहा है, क्या वहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नहीं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन में काफ़ी दल हैं, मगर महाविकास अघाड़ी में मात्र 3 दल हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन की मौजूदगी में जो महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाएगा, उस चुनाव के अंदर, उस चुनाव में हर दल के नेता की 2 या 3 या 4 रैलियां वहां पर महाराष्ट्र में होंगी। जैसे कि ममता बनर्जी की जो बात कही जा रही है कि 3 से 4 रैली ममता बनर्जी की होनी चाहिए या होंगी, और सीट ममता बनर्जी को एक दी जा रही है। वहीं टीएमसी नेताओं का कहना है कि हमारी 3 से 4 रैली हैं, तो हमें 3 से 4 सीटें दी जानी चाहिए। वहीं पर अखिलेश यादव के भी महाराष्ट्र के भीतर 2 विधायक हैं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सीटें मिलें, और अखिलेश यादव की जो सीटों की जो मांग है, वो 5 से 6 सीटों की वहाँ पर मांग है। और अखिलेश यादव भी 5 से 6 रैली या 7 रैली वहाँ करने के जो जानकारी, जो सूचना है, वो 5 से 6 रैली कर सकते हैं। वहीं पर जो इंडिपेंडेंट, जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी साधना है वहाँ पर इंडिया गठबंधन कहें या कांग्रेस कहें या शिवसेना कहें उद्धव ठाकरे की, या एनसीपी हो शरद पवार की, इनका लक्ष्य वहाँ पर जो एक एक विधायक के जो दल हैं, वहाँ जिनके पास अपना एक एक विधायक है, उनको भी साधने की कोशिश है। वहीं पर कांग्रेस हो या एनसीपी शिवसेना हो, इनका लक्ष्य भी यह है कि चाहे बंटवारे में सीटें कम हों, मगर सत्ता में वापसी होना ज़रूरी है। वहीं एनडीए का भी यही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में वापसी करनी है। और महाराष्ट्र में एक अहम कहानी या मुख्य पेच ये भी फंसा हुआ है कि वहाँ पर 4 मुख्यमंत्री मैदान में हैं। किसी का भी वजूद नहीं है कि कोई अपने दम पर अपनी पार्टी को जिता सके या अपनी सरकार बना सके। देवेंद्र फडणवीस अपने दम पर अकेले बीजेपी को या अपनी सरकार नहीं बना सकते, नहीं सरकार की वापसी करा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे जो वर्तमान सीएम थे या हैं, वो भी अपने दम पर ना ही अपनी शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की महाराष्ट्र में वापसी करा सकते, ना ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को अकेले सरकार में वापसी कमबैक नहीं करा सकते हैं। उन्हें भी गठबंधन की ज़रूरत है।
वहीं एनसीपी के नेता शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भी भीतर दम नहीं है या ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर महाराष्ट्र के भीतर सरकार बना सकें। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी इतना दम नहीं कि वो अपने दम पर महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र की राजनीति को भेद सके। वहीं रही बात एक उप मुख्यमंत्री की, अजित पवार की एनसीपी की, अजित पवार भी अपनी एनसीपी को या अपनी पार्टी को वहाँ सत्ता में या सरकार में नहीं ला सकते हैं। ये जो भी दल हैं वहाँ किसी में ये ताकत नहीं है कि वो अपनी सरकार अपने दम पर वहाँ सरकार बना सके। वहीं कांग्रेस के पास में कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है। जो नेता थे कांग्रेस के वो फिलहाल एनडीए गठबंधन में जा चुके हैं। जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही हाल आज के समय में कांग्रेस का है, या कहें इंडिया गठबंधन का है, जो कि हरियाणा का चुनाव हारने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हारी है, वो ये नहीं चाहती या इंडिया गठबंधन ये नहीं चाहता कि वो महाराष्ट्र हारें। वो हर हाल में महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं और राजनीति बचाने के लिए भी महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं। और जो कि महाराष्ट्र देश का उत्तर प्रदेश के बाद में अगर बड़ा राज्य है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और देश की अर्थव्यवस्था कही जाए या देश की अर्थव्यवस्था की राजधानी कही जाए तो वो महाराष्ट्र है। और वो महाराष्ट्र जहाँ पैसा अथाह है, उस महाराष्ट्र को जीतना इंडिया गठबंधन के लिए भी चैलेंज है, या ये कहें कि एक चुनौती भरा है। हरियाणा हार के बाद इंडिया गठबंधन सतर्क है और वो कोई भी कमी या कमजोरी नहीं छोड़ना चाहता है। वो सीटों पर गुंजाइश कर सकता है मगर हार स्वीकार अब के नहीं है। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला या अमर अब्दुल्ला हो, वो भी बेशक चुनाव ना लड़ें महाराष्ट्र में, मगर चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र जाएंगे। वहीं केजरीवाल और कांग्रेस का जिसका जो कि हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, मगर केजरीवाल भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि केजरीवाल एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, या ये कहें कि केजरीवाल को एक सीट दे दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं तो वो महाराष्ट्र में हैं। और महाराष्ट्र आर्थिक स्थिति के हिसाब से अहम है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती तो ये है कि वह महाराष्ट्र में पहला नंबर जो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है, या जो राजनीति करती है, जो कि बीजेपी और शिवसेना जो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो दो फाड़ हो चुकी हैं। एक उद्धव ठाकरे एनसीपी या इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वहीं बीजेपी के साथ में शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके साथ है। वहीं सेकुलरिज्म की बात करने वाले इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ में जो सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, अजित पवार जो एनसीपी है उनके साथ में है। पहला मिशन तो ये है कि हिंदू मुस्लिम या जो सेकुलरिज्म या हिंदुत्व की जो बात है उससे कैसे इंडिया गठबंधन निजात पा पाएगा। वहीं दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि वहाँ मराठा और ओबीसी को कैसे कलेक्ट कर पाएगा, कैसे संभाल पाएगा इंडिया गठबंधन। जैसे कि हरियाणा में जाट और नॉन जाट की जो परिस्थिति बनी थी,
ये जो स्थिति जो वहाँ डेवलपमेंट हुई थी, जिसको बीजेपी ने अच्छे से बुनाया, या जिसको जाट नॉन जाट करने में बीजेपी कामयाब रही, क्या वहाँ पर बीजेपी मराठा और ओबीसी को करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? या इंडिया गठबंधन मराठा और ओबीसियों को साधने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ओबीसी को भड़काया जाए कि मराठा जो आरक्षण है वो ओबीसी का आरक्षण में हक या आरक्षण को ले रहे हैं या लेंगे, जो आरक्षण का मुद्दा है। वहीं पर बीजेपी एक और मुद्दा भुनाने की फिराक में है, धनखड़ों का, क्योंकि धनखड़ चाहते हैं उन्हें आदिवासियों का तगमा मिले। क्या आदिवासियों को भड़काकर बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है, या फिर इंडिया गठबंधन आदिवासी और धनखड़ों को साध कर अपने साथ रख सकता है? क्या ये जो अहम मुद्दे हैं जातिगत और धार्मिक, क्या इंडिया गठबंधन इन्हें साध पाएगा, या फिर इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए इंडिया गठबंधन अपने हर दल, इंडिया गठबंधन में शामिल हर नेता की रैली महाराष्ट्र में चाहता है, सभी की एक संयुक्त रैली भी वहां इंडिया गठबंधन चाहता है। वहीं पर इन सब समीकरणों को तोड़ने के लिए या बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वहां पर इंडिया गठबंधन हर प्रकार से इनकी जो चक्रव्यूह है उसको नाकामयाब करने में सफल हो पाता है? क्या उसी के लिए महाविकास अघाड़ी की जगह इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या यही अहम रीजन है? क्या ये इसको कामयाब बना पाएंगे, या फिर हरियाणा की तरह बीजेपी बाजी मार पाएगी? या फिर ये कहें कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी हरियाणा में ईवीएम के सहारे बाजी मार पाई है, क्या बीजेपी महाराष्ट्र में धार्मिक या जातिगत या फिर ईवीएम के रास्ते क्या सरकार में वापसी कर पाएगी? या फिर बीजेपी इस समय अपने सहयोगी दलों को डाउन करने के लिए उनके पीछे ईडी छोड़ रही है, जैसे कि अजित पवार या अजित पवार के करीबियों के यहाँ ईडी के छापेमारी शुरू हो गई है? जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ है महाराष्ट्र में, वैसे ही ईडी सक्रिय हो गई है महाराष्ट्र में। या फिर ये कहें कि एकनाथ शिंदे जो कि 120 से 130 सीटें मांग रहे हैं, क्या बीजेपी उन्हें 125 सीट देने में कामयाब हो पाएगी या राजी हो पाएगी? या फिर एकनाथ शिंदे अपनी 120 या 30 सीट जो मांग रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे, या बीजेपी उसमें कामयाब हो पाएगी कि जो एकनाथ शिंदे को 80 सीट देना चाहती है? या फिर शिवसेना कि एकनाथ शिंदे अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? वहीं पर अजित पवार की एनसीपी जो कि 40 विधायकों की से अधिक 40 से अधिक सीटें जो मांग रही है, जो कि 80 सीटों का जो बात सामने निकल कर आई है, 80 सीटें मांग रही है। बीजेपी वहीं अजित पवार को 40 सीट देने के लिए तैयार है और अधिक से अधिक अपने बीच और एकनाथ शिंदे के बीच अधिक बंटवारा चाहती है। उसके पीछे का अहम रीजन या अहम कारण लोकसभा का चुनाव है। 23 में से 9 सीट बीजेपी जीत कर आई, वही 4 में से 1 सीट अजित पवार जीत कर आए। उसी स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन में होने जा रहा है। या फिर ये कहें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने हैं एक दूसरे को गच्चा देकर क्या वो स्कीम आगे भी लागू हो पाएगी? सबसे पहले बात करते हैं शरद पवार की, जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। 28-29 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस को गच्चा देकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। या कि ये कहें कि युवा
मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। वहीं पर बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की जो बात करते थे, जो बीजेपी के साथ रहते थे, उन्होंने जैसे ही बीजेपी को गच्चा दिया, ये बीजेपी को गच्चा देकर मुख्यमंत्री बन गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ आकर। वहीं एकनाथ शिंदे जब शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो उन्होंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को गच्चा देकर बीजेपी से हाथ मिलाया और हिंदुत्व की बात करते हुए बीजेपी से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बन गए। क्या ये इतिहास अपने आप को फिर दोहरा पाएगा इस चुनाव के बाद, या फिर जैसे देवेंद्र फडणवीस अपना पूरा कार्यकाल कर पाए, दोबारा रिपीट नहीं हो पाए? क्या इस तरीके से आगे भविष्य में कोई कार्यकाल पूरा कर पाएगी कोई सरकार? जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के लिए एकनाथ शिंदे ने पैसा देना स्टार्ट किया है, ये कहें कि 10,000 रुपये महीने की जो बात कही जा रही है, क्या उस तरीके से एकनाथ शिंदे मुस्लिम वोटरों को जो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या उन्हें रिझाना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे? क्या है कट्टर हिंदुत्व के साथ सेकुलरिज्म को भी साध रहे हैं एकनाथ शिंदे? वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या वो कामयाबी मिल पाएगी, या फिर वो पैसा की फिजूल बर्बादी की जा रही है? या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र में पैसा है तो क्या पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा? हमारी साहसी पत्रकारिता आपके हौसले से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक व शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।